आ जाए प्लीज, अब बात नहीं। सारे के सारे प्लीज बात नहीं करेंगे अब। आ जाओ यार क्लास में। इसमें क्वेश्चन खोलियो, जो ये पूछ रहे हैं ना इसमें है सारे। अब जरा अब जरा शुरू करेंगे बताना हमसे, क्या बहुत ज्यादा हो रहा है, बैठ जाओ। अब तो वैसे भी पापा से मुलाकात हो गई बेटा। अच्छे से 15-20 मिनट दोस्ती हो गई थी उसे। यही नहीं बता आपको, अरे लंबा हुआ है, नंबर वंबर दे के गए कि अरे सर मैं खुद टीचर हूँ। मैंने कहा फिर तो मजा आएगा सर, हंसिका को पकड़ेंगे। जरा ध्यान से हो। बताओ भाई। यार क्वेश्चन, अच्छा प्लॉट है ग्राफ, यार ये बच्ची भी पूछ रही काफी दिनों से, पहले उसकी पूछ लूं। पहले प्लॉट है ग्राफ, पहले प्लॉट है ग्राफ ही करेंगे। ये वाला। आओ भाई। प्लॉट है ग्राफ। ये आगे मिलेगा तुझे 1 मार्कर में या 2 मार्कर में? नहीं 2 मार्क। ला मुझे दे। दे तो सही। हम्म। प्लॉट है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है आपका। इस संडे इसका टेस्ट है ना, असाइनमेंट्स का और डेरिवेशंस, असाइनमेंट एंड डेरिवेशन, ओके। प्लीज अब शोर मत बचाना। डाउट अगर क्लियर हो गए तो अच्छा है, फिर पेपर भी ठीक ठाक चले जाएगा। हम्म। आपने ग्राफ प्लॉट करना है एफ वर्सेस 1/r² वेर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो दिया हुआ है। अब एफ वर्सेस 1/r² का ग्राफ है। 1/r² का बेटा, देख नहीं रहा? आप पीछे चले जाओ, वो आगे आ जाएगी। चलो, एफ वर्सेस 1/r² का ग्राफ है। अब जल्दी। अब एफ वर्सेस 1/r² का ग्राफ है। एफ क्या होता है कि कहने के लिए तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, क्या है? लेकिन 1/r पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दो बातें होती है, जैसे आपसे बोले एफ और आर का रिलेशन क्या है, इनवर्स। लेकिन एफ और 1/r का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। क्योंकि वो ऐसे हो जाता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो डायरेक्ट रिलेशन में मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब दो ग्राफ है, दो चार्जेस है, एक 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम है के, और आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, आर दोनों के बीच की क्या है, दूरी। और एक फोर्स आप देखेंगे कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2/r²। तो अगर आप इन दो चार्जेस के बीच में देखेंगे 1, 2 माइक्रोकूलम मान लेना, तो K 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम/r², और दूसरी फोर्स जो होगी वो 2 3 K 2 × 3/r², ये दूसरी फोर्स होगी। ऑब्वियसली एक रिपल्सिव फोर्स है और एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जिनका भी डाउट है। इनमें से एक डाउट तपस्या आप लेके आए थे, ये वाला। मैंने कहा था कि हम बाद में करेंगे, वो दिन आ गया। वेट करोगे तो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस रह भी जाएंगे तो आने वाले टाइम पे वो क्वेश्चंस आ जाएंगे। हो सारे जाएंगे कवर, कुछ रह भी कर, वेट करना पड़ेगा। अब बड़ा सिंपल है कि यार, तुम्हें एक फोर्स इन अ वे आपको दिखेगा कि रिपल्सिव है, और उसको डिनोट करना है, तो उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएंगे। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स को जो है वो हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव को अलग क्वाड्रेंट तो लेना पड़ेगा। ऐसे समझना है तो ऐसे समझो कि फोर्स, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा समझ लो कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है, मानो ये पॉजिटिव फोर्स है क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। और ये नेगेटिव फोर्स होगी क्योंकि अगर आप -3 कंसिडर कर लेते हो तो ये नेगेटिव फोर्स है। तो पॉजिटिव फोर्स अगर ऊपर होगी तो नेगेटिव फोर्स कहां होगी, नीचे। ऐसे समझ लो। भाई कोई अगर इस बात में मुझसे अभी कम्युनिकेट करेगा कि यार सर हम क्यों ले, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक अट्रैक्शन फोर्स है, एक रिपल्शन फोर्स है। और पॉजिटिव फोर्स को आप अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन दिखा रहे हो।
तो आप इस तरफ लेके गए, पहले वाले का ग्राफ आपने ये बना लिया, ये कट दनी से आपने बना लिया, दूसरे वाले का ग्राफ आपने दूसरे उससे बना लिया और फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आप गए। लेकिन एक स्लोप का कंसेप्ट आएगा आपका, दोनों में जो एफ है आर सेम है, दोनों का न्यूमरेटर, एक का न्यूमरेटर आपका एक का ज्यादा है, एक का न्यूमरेटर बड़ा बनेगा, एक का डिनोमिनेटर क्या बनेगा, छोटा। आर दोनों में सेम बनेगा। तो यहां पे अगर आप वैल्यूज निकालोगे, जो इन्होंने वैल्यूज निकाल के दी हुई है, ठीक है, और एफ अपॉन, एक सेकंड, अगर मैं एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू इंटू वन बाय आर स्क्वायर देखूं, तो एफ, ये वन बाय आर स्क्वायर को नीचे लाऊंगा, पूरा पूरा नीचे लेके आऊंगा, तो ये बचेगा के क्यू वन क्यू टू, क्या बचेगा, तो के क्यू वन क्यू टू जिसका ज्यादा होगा उसका एंगल बड़ा बनेगा। मैं आपको कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूं, ये मैं आपको दिखा नहीं रहा, इन्होंने निकाली हुई है, इसलिए हेल्प ले रहा हूं डाटा की, कि टाइम डाटा निकालने में ना लग जाए। एक डाटा ये आया है और दूसरा डाटा जो आ रहा है वो आ रहा है 54 इंटू 10⁻³ आर स्क्वायर, और यहां इन्होंने साइन कंसिडर किया क्योंकि इसे पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स दिखानी। अब न्यूमरेटर किसका ज्यादा आ रहा है, नीचे वाली फोर्स का ज्यादा आ रहा है, तो वो फोर्स बड़ी होगी, वो फोर्स, क्योंकि नीचे वाली फोर्स का न्यूमरेटर ज्यादा है। अगर वो फोर्स बड़ी है या एफ बाय आर स्क्वायर, वो वाला प्रोडक्ट फोर्स बोलो या ये प्रोडक्ट बड़ा है, तो यानी कि नीचे वाले का स्लोप बड़ा बनेगा। मैंने उल्टा बना दिया, नीचे वाले का आपका जो स्लोप है वो थोड़ा बड़ा बनाओगे एफ डैश का, और जो ऊपर वाले का स्लोप है वो थोड़ा छोटा है, क्योंकि ऊपर वाले का जो प्रोडक्ट है आपका ये वाला वो छोटा आ रहा है। फिर देखिए, एफ वर्सेस वन बाय आर स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। डाउट बहुत जेन्युइन है, पीए वन में आने के चांस है, मिड टर्म में आने के चांस है। अब बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, बहुत पुराने लेवल पे ये चल रहा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है मैं इसे फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। जो पिछली बार वाला क्वेश्चन था वो बहुत प्यारा था, ये तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है कि पहली बात, अगर एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता तो इनवर्स ग्राफ बनता, लेकिन ये एफ वर्सेस वन बाय आर स्क्वायर है तो ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन, पहली बात। दूसरी बात है कि पॉजिटिव फोर्स को इसने पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाया, नेगेटिव फोर्स को इसने नेगेटिव डायरेक्शन में। दूसरी बात, अब बात आई कि लाइन दिखा रहे हैं तो स्लोप किसका बड़ा दिखाएंगे, तो आपने देखा कि इसका स्लोप दे क्या रहा है, आपने इसकी रेशियो निकाली, इसका स्लोप दे रहा है के क्यू वन क्यू टू। अब के क्यू वन क्यू टू का प्रोडक्ट दोनों में से, इसको भी वन बाय आर स्क्वायर को नीचे लेके, दोनों में से के क्यू वन क्यू टू का प्रोडक्ट किसका बड़ा आ रहा है, इसका बड़ा आ रहा है, नीचे वाले का। तो जिसका बड़ा आ रहा है के क्यू वन क्यू टू का प्रोडक्ट, उसका स्लोप भी बड़ा दिखाओ, उसका स्लोप भी, ऊपर वाले का स्लोप छोटा दिखाओगे क्योंकि इसका के क्यू वन क्यू टू का प्रोडक्ट कम आ रहा है, उधर 18 आ रहा है, उधर 54 आ रहा है, 54 बड़ा है इसलिए इसका स्लोप बड़ा आ रहा है। तो अगर तुमने दोनों का स्लोप सेम बना दिया तब भी कटेगा, अगर ऊपर वाले का स्लोप बड़ा कर दिया तो भी मार्क्स कटेंगे, जीरो पे ही खड़े हो आप, कहीं से भी मार्क्स नहीं देने वाला। 2 नंबर का क्वेश्चन ही बोर्ड्स में एक्सपेक्ट करना, अगर बोर्ड्स इस तरह का देते। मेन स्टैंडर्ड तक का क्वेश्चन है, मेंस में भी आ सकता है और नीट पे तो 100% आ सकता है, लिख लीजिए। बैठ, अगला क्वेश्चन। समझ नहीं है, कहां से समझ नहीं है, देखो, आ जाओ, शुरू से बात करो, फिर शुरू से बात करनी पड़ेगी। देखो कुछ नहीं कर रहे, हमने दोनों फोर्सेस के को की वैल्यू यहां पे डाल दी, नहीं तो आप डाल लोगे, जब आप डालोगे तो नीचे आर तो पता नहीं, लेकिन दोनों चार्जेस के बीच में आर क्या है, सेम, कुछ नहीं दिया तो सेम ही है। अब आपने ये एफ निकाला, ये एफ डैश निकाला, और आपको ऐसा दिख रहा है कि एफ डैश जो है वो बड़ा फोर्स है क्योंकि उसका न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है, लेकिन एफ डैश जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है क्योंकि दोनों चार्ज के साइन अपोजिट, वो रिपल्सिव फोर्स है। तो ये बात श्योर हो गई भाई, ये रिपल्सिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, और एफ डैश जो है वो एफ से बड़ा है। ये बात हो, ये बात होने के बाद अब पता है प्लॉट करना है ग्राफ, ग्राफ में क्या बनाए भाई, लाइन बनाए, पैराबोला बनाए, बनाना क्या है। तो एफ वर्सेस वन बाय आर स्क्वायर है तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिर्फ एफ वर्सेस आर का ग्राफ होता तो इनवर्स बनता, लेकिन एफ वर्सेस वन बाय आर स्क्वायर का ग्राफ है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो यहां से तय हुआ भाई स्ट्रेट लाइन। अब लास्ट चीज आती है कि इसका स्लोप देगा क्या,
स्लोप जिनके बीच में निकालते हैं उनकी रेशियो निकाली जाती है। दिस अपॉन दिस कर लो। जब दिस अपॉन दिस करोगे तो आएगा किसके बराबर, के क्यू वन क्यू टू। अब के क्यू वन क्यू टू किसका बड़ा आ रहा है, नीचे वाले का। वो कैलकुलेट करके आपके सामने लिखा है, आंख से देखिए। जिसका बड़ा आ रहा है उसका स्लोप बड़ा आएगा। स्लोप होता है ये एंगल, क्या होता है। तो नीचे वाले का जब आप लाइन बनाओगे तो थोड़ा बड़ा एंगल बनाओगे, ऊपर वाले का लाइन जब बनाओगे थोड़ा छोटा एंगल बनाओगे। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। क्वेश्चन भी गलत जा रहा है अभी तो। हाँ, ले- ये बात पहले ही बता दी गई है, अभी दोबारा सुन लीजिए। एक फोर्स अट्रैक्टिव है, प्लीज दिमाग लगाइए, प्लीज लगाइए। और एक फोर्स रिपल्सिव है। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव को सेम एक्सिस में नहीं दिखा सकते आप। आपने ऊपर एक तरीके से दिखाई है रिपल्शन को, और नीचे आप दिखा रहे हो अट्रैक्शन। नेगेटिव फोर्स आप एक तरीके से अट्रैक्शन को दिखा रहे हो, ऊपर आप रिपल्शन को दिखा रहे हो। तो जो चार्जेस नीचे जिन चार्ज के लिए बना है वो ये है, 2, -3 वाला। और ऊपर जिन चार्ज के लिए बना है वो 1, 2 वाला। हाँ, माइनस अभी लेके दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। वैसे हम मैग्नीट्यूड्स लेते नहीं है, हम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे अभी। इस केस में हमने माइनस दिखाया अट्रैक्शन को डिनोट हो। अट्रैक्शन को डिनोट हो गया। अच्छा कोई नहीं, तो सारे खुद जाओगे क्या अभी, चले जाओगे। ठीक है जाओ, पीछे से जाओ आराम से यार। देख लिया ना, इस बार स्लो ठीक था। सर आपने बोल भी दिया इस बार भी स्लो, थोड़ा स्लो करा है। ठीक है, मैं इंप्रूव करूंगा आप लोग के लिए, लेकिन मैं आज तो थोड़ा रिदम स्लो कर दिया मैंने कि थोड़ा सा देख। ठीक है चलो, ओके। ओके, मिलता हूँ, चले जाइए। दरवाजा लगा देना बच्चों। दरवाजा ना बाहर से बंद कर दो जरा, बाहर से ही बंद कर दो। हाँ, बाहर से कुंडी लगा दो। हाँ, ठीक है, ओके हो गया। अगला 14, लिख लिया। एक ही क्वेश्चन करना है तो बता दो 40 मिनट में, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा तो हाथ चला लो, बातों में इतना दिमाग भी मत लगा। करा तो नहीं लिया कभी तो गुस्सा खाए फिर। हाँ, देख लियो तू काम भी ऐसे ही करता है। कौन सा पूछ रहे हो तुम लोग, दे दो। ठीक, 1 मिनट यार, इतने सारा तुमने बोल दिया अब तो मैं ही कंफ्यूज। पढ़ो, लिख लिया सबने भाई। क्वेश्चन दिखा दो यार, समझ ही नहीं आ रहा इसमें तो भी। एक लेफ्ट करूं, पहले एक तो सुन लो। हम्म, पकड़ी इसको। आइए देखिए सारे के सारे, अब जो बात करेगा बाहर जाएगा। टू आइडेंटिकल डाइपोल आर अरेंज इन एक्स वाई प्लेन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। आप सेम क्वेश्चन, सेम लॉजिक का क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे हो, बताता हूं, बताऊंगा।
सेम लॉजिक का क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में किया, यानी कि ईमानदारी से घर पे नहीं पढ़ा, लगभग सेम। फाइंड द मैग्नेटिक डायरेक्शन एट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डाइपोल मोमेंट जो है आपका, ये सेंटर पे बोल रहा है, लगभग सेम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेंटर पे बोल रहा है, दोनों डाइपोल, अगर इस डाइपोल मोमेंट को देखोगे और ये डाइपोल मोमेंट देखोगे, दोनों के डाइपोल मोमेंट का ये क्या है, सेंटर है, क्या है, और डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ओरिजिन निकालना। ठीक है। अब दोनों के लिए एक्सियल लाइन है, आप ये देखिए कि ई एक्सियल, अगर मैं ई एक्सियल की बात करता हूं बिना शॉर्ट डाइपोल के, तो 2 kp अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर, शायद ये होता है। हेल्प करो अब सारे, ये शॉर्ट, क्योंकि इसने मैं एक को देख लो आप। अब आप ये देख लो कि वैसे तो एक्सियल पॉइंट आपका ये होता है, और सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो आपकी दूरी होती है वो होती है आर, और ये दूरी आपकी होती है ए। तो इस केस में ये फॉर्मूला आपका डेवलप होता है। सही कह रहा हूं क्या, सही कह रहा हूं यार। अब आपने क्या करा, इस केस में आपने पॉइंट को ही शिफ्ट करके सेंटर पॉइंट पे लेके आ गए, वो जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ द डाइपोल पे लेके आ गए। ये जो पॉइंट है ये ओ पे आ गया, क्वेश्चन क्योंकि ओ पॉइंट पे निकलवा रहा है। अगर वो ओ पे आ गया तो आर आपका हो गया 0। आर क्या हो गया है, आर तो यहां पे 0 हो गया। 2 kp r, क्योंकि आर आपका यहां पे, आपका वो बाहर की पॉइंट आर 0 आ गया, तो ई एक्सेल क्या हो जाएगा, 0 ही लग रहा है अभी तो। इस वजह, इस तरीके से, तो अगर आर को, अगर पॉइंट को मैं सेंटर पे लेके आ रहा हूं, एक सेकंड, अगर मैं सिंगल डाइपोल के लिए बात करूं तो इसमें पॉइंट भी अगर सेंटर में आएगा तो आर को 0 तो हो जाना चाहिए। और अगर मेरा सेंटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, ये भी एक डाइपोल है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, ये भी एक डाइपोल। हाँ बोल। पॉइंट ओ पे फाइंड करना है। मैं वो भी निकाल लूंगा इंडिविजुअली, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आप समझ ही रहे हो, अगर मैं पॉइंट पी को डाइपोल के सिस्टम में इस डाइपोल मूवमेंट के लिए यहां ले आऊं तो आर 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाइपोल की वजह से उसके सेंटर ऑफ द डाइपोल में तो 0 हो जाएगा। तो पॉइंट तो कम ज्यादा हो सकता है ना, पॉइंट तो कहीं भी हो, आपकी बात ऐसा नहीं है, पॉइंट तो कम ज्यादा कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, कहीं ना कहीं उस बात को एक्सप्रेस नहीं हो रहा, एक्सटर्नली जरूरी नहीं है, पॉइंट तो कम ज्यादा हो सकता है। हम्म। ठीक है, ठीक है। यहां पे जो हम ले रहे थे, यहां पे सुन लो, ये क्वेश्चन बढ़िया हो गया, कि एक्सेल लाइन पे जब आप पॉइंट बाहर लेते हो, तो पॉइंट जब आप बाहर लेते हो तो एक्सेल लाइन में जो पॉइंट आर लेना है आपको, पॉइंट पी लेना है, वो एक्सिस के ऊपर नहीं ले रहे, आप बाहर ही लोगे। मतलब या तो एक्सिस के इस तरफ लोगे, तो या तो प्लस क्यू के उस तरफ लोगे, या तो माइनस क्यू के इस तरफ। दैट इज द सेंस की, इस वजह से यहां पे सिचुएशन आपकी ये बन रही है। अब यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, अब मैं, क्योंकि डाइपोल की वजह, डाइपोल पे भी सोच लेंगे, डाइपोल में भी सोचना तो पड़ेगा कुछ इसको, लेकिन अगर मैं इस आइडिया को ड्रॉप करूं और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना शुरू करूं इस पॉजिटिव से, इस चार्ज को मैं 1 ले लूं, इसको 2 ले लूं,
इसको 3 ले लो और इसको 4 ले लो, फिर डाइपोल से जरूर सोचेंगे एक बार, लेकिन अभी 1 से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अवे, E1। 2 पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टूवर्ड्स, तो E3 भी इसी के ऊपर आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज से ऑब्जर्व पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स, तो E4 भी इधर आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? क्योंकि E1 E2 E3 E4, क्योंकि ऑब्जर्वर पॉइंट से सबकी दूरी सेम है, तो ये हो जाएगा KQ/A²। क्या हो जाएगा? लिखना नहीं है, जिसका डाउट अब देख लो यार। KQ/A², सारे बराबर हो जाएंगे। अब आप नीचे वाली एक्सिस पे देखिए, जो नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है उसे ई डैश नाम देते हैं, वो E1 + E4 होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन। तो इसको ई मान लीजिए, तो E+E 2E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2E। और आप E डबल डैश ले लीजिए, जो कि लेफ्ट साइड में है, वो होगा E2 + E3, जो कि हो जाएगा आपका 2E। वो भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि वो भी दोनों सेम है। अब इनका रिजल्टेंट आएगा इस तरफ। अब इस फिगर को थोड़ा सा दोबारा बना दे आपको समझाने के लिए, तो यहां पे ये ई डैश है और ये ई डबल डैश है, इनका ई रिजल्टेंट इधर आएगा। तो ई रिजल्टेंट जो होगा वो अंडर रूट, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री में अंडर रूट A² + B² लगता है डायरेक्ट, तो यहां पे लग जाएगा अंडर रूट E डैश² प्लस E डबल डैश², जिसकी वैल्यू सेम है, जो कि हो जाएगा 2E² प्लस 2E², √8E², वो हो जाएगा 2√2E। क्या हो जाएगा? और विच इज 2√2 KQ/A²। डायरेक्शन की बात भी कर रहा है आपसे, तो आप डायरेक्शन इस तरफ दिखा देंगे, ई रिजल्टेंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए आप इसमें ये दिखा सकते हैं कि एंगल जो ये ई रिजल्टेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है। किस क्वाड्रेंट पे आ रहा है? मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, थर्ड क्वाड्रेंट पे आपका ई रिजल्टेंट दिख रहा है। फिगर में भी दिखा सकते हैं, 45 डिग्री यहां पे दिखा सकते हैं। 45 डिग्री में ही क्यों है, याद रखना हमेशा, अगर, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, ई डैश और ई डबल डैश, जब वैल्यू सेम होती है तो रिजल्टेंट 45 में होता है, अदरवाइज रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। वो जब आएगा तब सिखाएंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैं जब अप्रोच कर रहा था तो मैं सोच रहा था डाइपोल मोमेंट के सिस्टम से कुछ निकालेंगे, वहां से तो अभी कनेक्ट हुआ नहीं क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे आके क्वेश्चन फंस गया। फिर हम नॉर्मल वाले बिल्कुल फंडामेंटल मेथड पे चले गए, E1 E2 E3 E4 KQ/A²। लिख लीजिए सारे लोग जिसका डाउट। अगला क्वेश्चन है एंगल। ऐसे लिख लो, ई रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एंड वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिखना है तो 225, तो वो तो अंडरस्टूड हो जाएगा। अगर पॉजिटिव से लिख रहे हो तो 225, नेगेटिव से लिख रहे हो तो 45, वो पूरा मेंशन कर दो। 14 क्वेश्चन एक ही हो पाएगा अब तो। 12 क्वेश्चन बताओ क्या है उसमें। स्फेरिकल शेल, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। दोनों बैठी हो। बोलिए। बट फिर बोल, क्या बोल रहा है, साफ बोल।
ये बात पूछी ना उसने, कौन सा ई बता कौन सा वाला फर्स्ट। ई डैश स्क्वायर प्लस ई डबल डैश स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच पे रिजल्टेंट निकाल लो। ई रिजल्टेंट। 1 मिनट और दे रहा हूं, जल्दी लिखिए। हम्म। वही बात चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहे हो तो 225 डिग्री बता दो। यहां पे एंगल बताने की बात चल रही है, जिसको अच्छा समझ में आया है वो सुन सकता है। एंगल, या आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बता रहे हो तो आप बता दोगे कि ई रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 225 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप मेंशनिंग कर रहे हो यहां से, क्योंकि यहां से 45 है और यहां से आपका 180 आएगा, 180 प्लस 45 225 हो जाएगा अगर आप बता रहे हो। और अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस से बता रहे हो तो 45, आप नेगेटिव वाई एक्सिस से बता रहे हो तो 45। और गलत कुछ भी नहीं है, आप बता रहे हो, रेफरेंस अपना अपना दे रहे हो। क्वाड्रेंट भी दे सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन एंगल की मेंशनिंग तो कर दो या फिगर में दिखा दो, 45 दिखा दो। और टीचर इतना तो अच्छा होना चाहिए, इतना र्यूड नहीं होना चाहिए कि काट दे उस मार्क्स का, क्योंकि फिगर तो दिखा रहा है बच्चा। और मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, जो लोग सवाल पूछ रहे हो या कर रहे हो, आप देख लेना, मैं एक ही चीज बता रहा हूं, यू लाइक मेथड्स को अलग करती जाएगी। आप अपना मेथड एक पकड़ के चलना बस। आप हर मेथड को समझते मत चलना। आपका मेथड एक होना चाहिए, एक ऐसा सटीक मेथड की बार बार आप लगा, जितने लोग बैठे। यही तो बात है ना, अब तू वेक्टर वाला अगर तुझे आता है तू वेक्टर वाला यूज कर ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने वेक्टर पढ़ाया नहीं, मैं वेक्टर यूज एक भी क्वेश्चन में नहीं करूंगा जब तक बहुत ज्यादा नीड नहीं पड़ेगी। मैं, आप जो कह रहे हो मैं समझ गया, मैं जो बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं अचानक से वेक्टर लिखने लगूंगा ना पूरी क्लास हिल जाएगी, क्योंकि वेक्टर इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। इतने दिन से तू पढ़ रहा है, मैं हमेशा मेथड को, मैंने कोई भी मेथड को, अभी भी मैं पैरेललोग्राम लॉ लगा रहा हूं तेरे सामने, अभी भी वही कर रहा हूं जो मैंने फंडामेंटल क्वेश्चंस पे आपको सिखाया। मैंने मेथड नहीं बदला, क्योंकि फिर क्वेश्चन यही हो जाता है कि आपके लेवल पे आप कंफ्यूज होगे किस क्वेश्चन में मेथड बदलना, मेथड बदलो मत मेरे हिसाब से। मैंने यहां भी नहीं बदला, कुछ भी मैंने करा नहीं, बस मैंने ये कहा कि यार ये दोनों सेम है तो रिजल्टेंट 45 डिग्री बनाएगा। मेरे हिसाब से टीचर यहां पे भी मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन दिखा रहे हो। लेकिन कोई बहुत अच्छा लिख रहा है तो ये लिख लेगा, क्योंकि ये एंगल यहां से 180 है और यहां से 45 हुआ, तो एंगल कितना बना, 225, वहां पे मेंशन कर दो ये रिजल्टेंट मेक एन एंगल 225 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्स। सब में मार्क्स देना चाहिए एक्चुअली। 45 लिखे हुए में फिगर में दिखा रहा है तो भी बहुत टीचर, लेकिन कुछ जगह मूड में काट लेते। यहां क्या है ना, मूड का बड़ा मैटर है कि टीचर ने काट लिया, लेकिन जो लोग फिजिक्स समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, आप यहां से बोल रहे हो आंसर या यहां से बोल रहे हो आंसर सेम ही है। मैं बोल रहा हूं 45 डिग्री विद नेगेटिव वाई एक्सिस, शुभम बोल रहा है 225 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दोनों बात क्या बोल रहे हैं, सेम। लेकिन ना शुभम मेरी बात समझ रहा ना मैं शुभम की बात समझ रहा, मतलब समझ ही नहीं रहे हम तो। हम कह रहे हैं मेरा आंसर सही है और आंसर दोनों का सही है भाई, ये तो बिल्कुल सही। अब एक क्वेश्चन और करा दीजिए, ये लोग कह रहे हैं। लिख लिया सबने? चलो भाई, ये वाला कह रहे हैं, चलो एक इधर भी कर ले, ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए, मतलब 15 क्वेश्चन दिए थे ना, 15 क्वेश्चन सारे डिफरेंट वैरायटी। तो आप अगर 15 क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हो तो दिस आर इक्विवेलेंट टू 30-35 क्वेश्चन। बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं कि 15-50 बन गए, 100 बन गए, लेकिन 15 कम से कम 30-35-40 कवर कर देंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको चैलेंज मिलेगा। और आप कैसे भी बस समझ लो,
आपको आ गया खुद ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, यहां पे समझ लो, क्योंकि इस तरह से फिर इंप्लीमेंट करना है बाकी क्वेश्चंस। इंप्लीमेंटेशन सेम रहेगा, अगर आपको समझ में आ रहा है। आपने डाइपोल पूछ लिया, उसने वो पूछ लिया। एक थिन मेटालिक स्फेरिकल शेल है, वही शेल जो आपकी गॉस की थर्ड एप्लीकेशन में, गॉस की। तो एक थिन मेटालिक स्फेरिकल शेल है, हैज अ कैरीज अ चार्ज क्यू ऑन इट्स सरफेस, उसके सरफेस में चार्ज क्या है, क्यू। अ पॉइंट चार्ज क्यू बाई टू इज प्लेस एट इट्स सेंटर, सेंटर को सी से डिनोट कर देते हैं जिनका भी डाउट। अनदर चार्ज प्लस टू क्यू इज प्लेस आउटसाइड द शेल एट पॉइंट ए, एक और चार्ज आपने रख दिया है प्लस टू क्यू एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर, और इसकी दूरी जो है आपकी वो एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, और जो एक्चुअल रेडियस है आपके स्फेयर का वो कैपिटल आ रहा है। क्या है, क्वेश्चन रेडी हो गया कि अब कुछ आपको बता पाए। कह रहा फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल एंड एट द पॉइंट ए, सेंटर ऑफ द शेल पे फोर्स कितना एक्ट करेगा और पॉइंट ए पे फोर्स कितना एक्ट करेगा। बहुत सारी बातें एक साथ कर दी। यहां होता क्या है, यहां पे सबसे बड़ी ट्रिक इस क्वेश्चन की ये है कि शेल अंदर खाली होता है, वो कभी भी चार्ज अंदर नहीं रख सकता। कितना भी चार्ज आप अंदर रखोगे वो सरफेस में जाके सरफेस पे चले जाएगा। क्या चले जाएगा, तो मतलब ये क्यू बाई टू चार्ज तुरंत आप पाओगे, ये यहां पे पाया जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा। दैट इज द ट्रिक पार्ट। शेल के अंदर चार्ज रह ही नहीं सकता, खाली जगह, ऐसे समझ लो। तो यहां क्यू बाई टू यहां आ गया, अब इसको जीरो करना पड़ेगा, अंदर तो कुछ नहीं है। तो अंदर बाहर वाले सरफेस में प्लस क्यू बाई टू आएगा, ध्यान से देखना, अंदर वाले सरफेस में माइनस क्यू बाई टू आ जाए, क्योंकि अंदर नेट क्या होना पड़ेगा, जीरो। फिर शुरू से देख लीजिए, शेल एक खाली जगह है, अगर आप चार्ज कहीं पे भी प्लेस करोगे उसको जाना सरफेस पे, आपने क्यू बाई टू सेंटर पे प्लेस किया वो सरफेस पे जाएगा। लेकिन अब इसका क्या होगा, लिखा तो है। तो आप एक मेथड बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चार्ज ये क्यू बाई टू को अब जीरो करना है, क्योंकि अंदर तो नहीं है। तो कहते हैं ये सरफेस और ये बाहर में प्लस क्यू बाई टू है, तो अंदर में क्या हुआ, माइनस क्यू बाई, और नेट चार्ज अंदर क्या हो गया, जीरो। नेट को जीरो होना पड़ेगा हमेशा, दैट इज द कंसेप्ट। जो यहां पे कहानी है वो ये है, पहले तो इतना लिख ले आलिम, जिसका डाउट है वो पहले इतना लिख ले, क्योंकि ये कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि शेल के सर्फ अंदर कभी चार्ज रह नहीं सकता, उसको आना सरफेस पे होगा। कभी भी हो जाए, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, 12th में सिलेबस हो जाना चाहिए। वैसे मोस्ट प्रोबेबली दो ही चैप्टर आने चाहिए, या तीन भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, तीन भी हो जाएंगे तब तक तो। ये वाला एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता और चलेगा चैप्टर। थर्ड तो छोटा है, जल्दी हो जाता है, 15 से थर्ड वाला चैप्टर सबसे जल्दी होगा, फोर्थ बड़ा। अब फर्क ही नहीं पड़ता, अब तुम जितने क्वेश्चंस कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे बस, जितना क्वेश्चन करोगे उतना स्ट्रांग बनोगे, सिंपल फंडा। चलिए बढ़, प्राइमरी फंडामेंटल कंसेप्ट होने के बाद क्वेश्चन शुरू होता है, फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ शेल। अब सेंटर ऑफ द शेल में जो फोर्स है चार्ज, अगर आप क्यू बाई टू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लो, क्या लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स होता है क्यू ई, क्या होता है, तो क्यू की, लेकिन शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि शेल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं। ठीक है, आंसर चेक कर लियो ये ना। तो शेल के अंदर फोर्स आपका जीरो होना चाहिए, तो फर्स्ट के अंदर सबसे पहले सेंटर। अब एट पॉइंट ए, यहां पे, अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, अब वो दो जगह बोल रहा है फोर्स, एक जगह सेंटर पे बताओ, आप एट सी बता रहे हो, और दूसरा बोल रहा है एट पॉइंट ए बताओ। शेल क्या करता है, शेल एक्ट करता है एज अ पॉइंट चार्ज, क्या करता है, एक्ट एज अ, ये आपको डेरिवेशन में बताया था, ये प्योरली
क्वेश्चन गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन, और उसको मिक्स कर दिया गया फंडामेंटल कंसेप्ट से। लेकिन क्वेश्चन कहां से डिराइव कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल बनाया वहां से। अब शेल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। अब शेल के ऊपर चार्ज है कितना, 3q/2। ऐड कर ले। फोर्स का फॉर्मूला होता है K 2q इंटू 3q/2, और इनके बीच की दूरी x। क्योंकि ये पॉइंट है तो तुझे आर से नहीं डरना, तूने ये एग्जिस्टेंस ले लेना है। आंसर ये होना चाहिए। देख लो 6 पूरा कैलकुलेट किया हुआ है, तो 2 काट लो, 3kq² / x²। ठीक है। हाँ ठीक है, जिन्होंने किया है वो बता सकता है, सही है। जिन्होंने किया घर। अब बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल बता दो। अब ये शेल है बेटो। अब ये पता चल गया मोटा मोटा शेल के ऊपर चार्ज 3q/2 है, क्योंकि अंदर तो जीरो हो गया। अब कह रहा है शेल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दो, गॉस लॉ लगा ले। तो गॉस के हिसाब से तूने स्फेरिकल, एक स्फेयर के ऊपर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है, 3q/2 एप्सिलॉन नॉट। यही है आंसर। तो वो तूने भाग ले लिया चार्ज एनक्लोज के ऊपर, तो तूने इतने सारे क्वेश्चन किए, लिख लीजिए। इसके बाद टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अगला अगला हाँ। q/2 आएगा, क्यों, क्या आ रहा आंसर। क्या आप फ्लक्स कह रहे हो, कि फ्लक्स का आंसर क्या है, पहले देखने दो। वह आंसर सही तो है, हाँ बोलो क्या गलत। एक तो यार 12वीं में अगर 9वीं से 12वीं तक हम लोग मैम पे अटके पड़े हैं। पहली बात तो मुझे ये आज तक समझ नहीं आती, सुन तो ले। हमने गॉस लॉ क्या पढ़ा है, हमने गॉस पढ़ा है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर तो चार्ज ये वाला और ये वाला क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। चार्ज तो सरफेस में 3q/2 है। एक बार गूगल में और सर्च कर लेना, अगर हो सकता है वो भी सही हो। मेरे हिसाब से भी 3q/2 है। मैं आंसर में देखता नहीं इसलिए बार बार क्रॉस चेक करता हूँ, मजा तभी आता है। मेरे हिसाब से तो 3q/2, क्योंकि अंदर दिख रहा है चार्ज तो 3q/2 है, तो q/2 तो होना नहीं चाहिए। हाँ। हम्म, एक बार इसको सर्च कर लियो, लेकिन फिर करो मेहनत थोड़ी, देखो अगर अलग इसमें कोई गलती तो हो नहीं रही यार। हो सकता है मैम ने चेक किया हो, कुछ गड़बड़ दिखी हो। नहीं तो कोई रीजन भी तो देना चाहिए। रीजन तो आप। ठीक है यार, गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पे दो क्वेश्चन है, देखो इनकी मैम ने जो बोला है वो एक क्वेश्चन पॉइंट तो बनता है। प्लीज यार देख लो, उनकी मैम ने एक चीज बोली है जो पॉइंट टू बी नोटेड तो है, लेकिन वहां एक क्रॉस क्वेश्चन आ जाएगा। उनकी मैम ने बोला कि शेल से निकालना है शेल के अंदर कितना चार्ज है, q/2। बहुत सारे सवाल है यहाँ पे। अब शेल के अंदर q/2 चार्ज है, तो q/2 दिख रहा है आइडियली, आइडियली तो उन्होंने कहा भाई चार्ज एनक्लोज q/2 ले लो। लेकिन शेल के अंदर तो चार्ज एक्चुअली रहता ही नहीं है, तो वहां फिर वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। चार्ज को ऐसे ऐसे करके यहां जाना है, और जब हम चार्ज निकालते हैं तो हम गॉसियन सरफेस मान सकते हैं, तो हमने गॉसियन सरफेस मान ली। हमारा ही सही लग रहा है फिर 3q/2। वो उन्होंने एक पॉइंट तो बोल ही दिया उनका पर्सपेक्टिव, लेकिन वो गलत तो जा रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लो यार। वो मैम का नाम वाम मत लो यार, तुम लोग कुछ भी बोलो। भाई अक्षित बोल रहा है। अक्षित किसकी क्लास की। ठीक है आ जाओ। अरे तुम पूछो कुछ नहीं, पे पढ़ते रहो यार, लड़ाई उड़ाई। चल। वैसी मेरी इतनी तारीफें होती है। आ, आ जाओ भाई, नोट्स खोल लो।
इतने जबरदस्त ये क्वेश्चन है कि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन से बहुत बेहतर है। अगर आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो तो डाउट तो बनेगा, लेकिन पढ़ा किसने, सवाल वही उठ। इतने जबरदस्त क्वेश्चन वो आपके लिए, पूरी एसएल के अंदर 150 क्वेश्चन, और 100 150 में से मैंने मात्र 15 ही रखे। लेकिन अगर ये 15 क्वेश्चन कर लेते हो तो बात तो बनेगी, कुछ तो बात बनेगी, कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ। तो इनको तो मैंडेटरी अच्छे से, और रटना नहीं है, समझ के करना, क्योंकि वो 15 तुम 50 कवर कर सकते हो अगर वो समझ में आया तो। आइए यार पढ़े आगे। देखो आज का जो मुद्दा है, देखिए फटाफट फटाफट कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं कंडक्टर्स के अंदर। इन फैक्ट्स के बाद दो टॉपिक्स को हम लोग को कवर करना है। एक टॉपिक ये है, एक छोटा सा टॉपिक है डायलेक्ट्रिक्स, उसको कवर करना। चल, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पहला फैक्ट है। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, किसी भी, जैसे आपने एक स्फेरिकल शेल देखा, वो कहता है किसी भी तरह के कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। उसकी एक कंडीशन बताता, कहता है कि एक कंडक्टर किसी भी शेप का है, मान लीजिए, और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हो बाहर से, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। उसका एक रीजन देता है, कहता है कंडक्टर को कंडक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्शन में मदद करते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं जो कंडक्टर के अंदर होते हैं, वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं F इज इक्वल टू क्यू। क्या फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज अभी दिखाने का रीजन है डायरेक्शन, नहीं तो मैं कभी नहीं दिखाता मैग्नीट्यूड, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको पहली बार कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रही है तो सारे इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर्स के अंदर है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इन अ वे, आप कह सकते हो, वो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, इधर भागेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यही प्रोटॉन होगा, तो सारे प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर भागते हैं, नेगेटिव इस तरफ जा रहा है कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पे वो कुछ प्लस छोड़ देते हैं, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होल क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है, पॉजिटिव्स क्रिएट करती है। मोटा मोटा जान लो, आप बड़े शब्द नहीं जान रहे, होल वगैरह, तो पॉजिटिव क्रिएट। इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसकी वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब है जो डेवलप हुआ है वो किसी और की वजह से हुआ है, अपना नहीं है। इंडक्शन वर्ड का मतलब है जो खुद से ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी बिहेव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने की वजह से ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ने फोर्स एक्सपीरियंस करा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट जा, और उन्होंने एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस और माइनस मिला। और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है, एक्सटर्नल इस तरफ है, और जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है वो इस तरफ हो रही है। यानी कि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, सेम। डायरेक्शन हो गई अपोजिट, मैग्नीट्यूड हो गया सेम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो गई, जीरो। यानी कि दुनिया में किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो उसको एक होलो कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर डाल दो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकती। और इस प्रोसेस को भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थंडरिंग होती है, रेन स्टॉर्म होते हैं, जब थंडर स्टॉर्म्स आते हैं तो बोला जाता है घर में रहे, या कार में है तो कार में ही बैठे, कहीं बाहर ना जाए, थंडरिंग थंडर स्टॉर्म बहुत है। तो जब बिजली कड़कती है तो बेसिकली बिजली जब कड़केगी कार के ऊपर, तो कार उस बिजली को अंदर नहीं आने देगा, प्रोटेक्टर बन गया आपके लिए, वो अंदर नहीं आने देगा, यहीं पे आके रोक देगा। और अगर हम बाहर चल रहे तो हमारे ऊपर पास करेगी, वी गॉट अ शॉक, और हम चले जाएंगे।
हाँ इसलिए, लेकिन लेकिन जब बहुत बारिश हो रही है, बहुत थंडरिंग हो रही है, तो बोला जाता है आप कार में हो, बस में हो, घर में हो, अंदर हो, क्योंकि आप शील्ड हो जाओगे, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अच्छा, ये जो चार्जेस है, ये जो प्लस और माइनस की प्रतीक, ये प्रोसेस देख रहे हो कि माइनस इस तरफ हो रहा है, प्लस इस तरफ हो रहा है, इस प्रोसेस को, इस वर्ड को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? जैसे मैं पोलराइज कर दूं, बॉयज इस तरफ बैठ जाएं, गर्ल्स इस तरफ बैठ जाए, दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइज कर रहे हैं हम क्राउड को। तो अब आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा टीचर से, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब एक कैटेगरीज को अलग करना, दूसरी कैटेगरीज को अलग। तो इसलिए किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। एक बार रीड कर सामवी खड़े होके, पहला पॉइंट सामवी रीड कर रही है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर जब पढ़ लिया जाएगा, आपसे फिर पूछा जाएगा क्या समझ में आया, स्पेशली उन लोगों से जिन्होंने आंसर नहीं दिया अभी। When it is placed in the electric field, E naught, each electron experiences a force F is equal to E naught in the direction opposite to the direction of applied field E naught. This force causes free electrons in the conductor to move in a direction opposite to the direction of the applied electric field E naught. Accordingly to the above figure, right side of the conductor becomes positively charged due to the transfer of free electrons to the left side. Thus, left side of the conductor becomes negatively charged. In other words, right side of the conductor has less electrons and left side of the conductor has more electrons. This redistribution of charges will create its own additional field called induced electric ये field. अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोलराइजेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाने लग गए, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ रहे थे, तो वहां एक तरीके से पॉजिटिव क्रिएट हुआ, उन्होंने एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये खुद से नहीं आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये खुद का नहीं है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से हलचल हुई। और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, कमाल की बात है, डेवलप हो रही है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, बराबर, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो नेट जीरो हो जाएगा। तो ये एक फैक्ट है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उसको, उस फैक्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भाई क्यों जीरो होता है। तो एक फैक्ट, अभी आप एक लिस्ट पढ़ोगे सारे फैक्ट्स की। The induced field acts are direct opposite to the direction of external field E naught, but its magnitude is equal to the magnitude of the external electric field inside the conductor. Hence, net electric field E net in the interior of the conductor placed in the electrostatic field is zero. बैठ जाइए। दूसरा पॉइंट जो हमारा बनता है, आइए देखिए, दूसरा पॉइंट हमारा, पहला पॉइंट कवर होने के बाद दूसरा है कि कंडक्टर की सरफेस कैसी भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर से परपेंडिकुलर होगा। कंडक्टर की सरफेस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। किसी भी कंडक्टर की सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब कहते हैं क्यों होगा, सवाल पूछा जाता है क्यों हो रहा है, तो बोला गया कि यार ठीक है, आप मत लो कंडक्टर को परपेंडिकुलर, आप एक एंगल पे ले लो, आप एक एंगल पे ले लो। तो ई के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ई कॉस थीटा, एक होगा ई साइन थीटा। हमेशा एंगल से जो सटी साइड होती है, साइड एडजेसेंट टू एंगल, वहां पे कॉस कंपोनेंट आता है, और जो साइड परपेंडिकुलर टू एंगल होती है, मतलब ये, यहां पे साइन कंपोनेंट आता है। क्या आता है, तो इस तरफ कॉस आता है, इस तरफ साइन, ये साइन है तो ये साइन, अपोजिट साइड इक्वल होती है, एक तरीके से पैरेललोग्राम बिहेव करता है। जिसको नहीं पता, वो कहता है मान लो आप ये कहते हो, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की सरफेस में नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री, मान लो नहीं, मान लो एक एंगल पे, तो एक टेंजेंशियल कंपोनेंट बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई कॉस थीटा। अब इसके ऊपर क्या बैठे हैं, चार्जेस बैठे हैं, क्या बैठे हैं, चार्ज। अब ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, क्या एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला दोबारा क्यू ई कॉस थीटा, और ये चार्ज मूव करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, लेकिन स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक ब्रांच पे आप चार्जेस को मूव नहीं करा सकते। वो कह रहा है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो स्टैटिक ब्रांच तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी कभी। लेकिन स्टैटिक ब्रांच एग्जिस्ट करती है, चार्जेस रेस्ट पे रहते हैं। कह रहा है अगर चार्जेस रेस्ट पे नहीं रहेंगे, मतलब अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आ गया सरफेस के ऊपर,
तो वो चार्जेस को रेस्ट पे नहीं रहने देगा, चार्जेस मूव करना शुरू कर जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो कह रहा है यार ये जो आपने थ्योरी ली है एंगल वाली, ये गलत है, इसका मतलब ई कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा, ई कॉस थीटा को, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कह रहा नॉट पॉसिबल कि टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट करे, क्योंकि फिर बोल रहा हूं अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा तो चार्जेस पे धक्का लगेगा और चार्जेस मूव करने लगेंगे, स्टैटिक ब्रांचेस में चार्जेस मूव नहीं कर। तो कह रहा है कॉस थीटा भी जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा जीरो हो जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा 90, कॉस थीटा जीरो थीटा 90 में होता है। रीड करिए। Field is not perpendicular to the surface of conductor. Let E make an angle theta with the surface of the conductor. Then E cos theta is tangential component of the field. This tangential component of electric field will cause flow of charges, that is surface current. But there is no surface current in electrostatic because conductor placed in the electrostatic field finally has only static charges. Thus, electric field just outside the surface can only have a normal component and no tangential component. E cos theta is equals to 0. That is, cos theta equals to 0, theta is 90 degrees, which clearly shows that electric field just outside a charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor at every point. ठीक है जी। थर्ड पॉइंट जो कि इनडायरेक्टली डिस्कस हो गया कि कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज नहीं रहते, नेट चार्ज इन द इंटीरियर कंडक्टर क्या होता है जीरो, उसने कहा कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रहता, उसे सरफेस में ही आना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन ही कर लिया आपने पहले उसके ऊपर, लेकिन यहां वो प्रूफ कर रहा है ना भाई, वो कह रहा है पूरा गॉस लॉ लगा लो आप, गॉस लॉ के अनुसार ईडीएस फाई जो होता है क्लोज इंटीग्रल ईडीएस चार्ज एंड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो कह रहा है आपने ऊपर प्रूफ करा ई क्या है अंदर जीरो, ई क्या है अंदर, तो चार्ज एंड क्लोज क्या है भाई, अरे यार सोच क्या रहे हो, ई आपका जीरो है, ई जीरो है तो चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा जीरो, जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट जीरो। अब चार्ज एनक्लोज जीरो होने का मतलब है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज कभी नहीं रह सकते, उसे आना क्या पड़ेगा, हालांकि कंजर्वेशन फील कराते हुए आप कहते हो, जैसे कि आपने अभी बोला प्लस क्यू बाई टू चार्ज है सर ये सरफेस में आ गया, तो कंजर्वेशन फील कराते हुए आप अंदर क्या दिखाते हो माइनस क्यू दिखाते हो, आप न्यूमेरिकल करने के लिए आप शो करते हो इन बातों को कि जितना चार्ज जाएगा सरफेस भी, लेकिन अंदर वाले को कंजर्वेशन फील कराने के लिए कि अंदर चार्ज एनक्लोज क्या हो गया है जीरो, तो माइनस क्यू बाई टू भी दिखाते हो। ये भी बहुत जरूरी बात है जो बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पे यूज होगी। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी ये पढ़ा था कि अगर हम क्यू बाई टू चार्ज सेंटर पे रख रहे हैं, यहां पे टू क्यू चार्ज रखा था तो उसे आना सरफेस पे पड़ेगा, ये हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के गए थे, क्यू था शायद। अब इसी थ्योरी में हमने ये बात बोल दी थी कि उसे सरफेस में आ जाएगा, लेकिन मैथमेटिकली हम ऑन पेपर ये क्लियर करते हैं कि ऐसा अपने आप नहीं हो गया, आप ऑन पेपर प्रूव करते हो कि चार्ज अंदर जीरो है। अब उसको मैथ्स में इसे प्रूव कैसे करें, आप कहते हो जितना चार्ज ये क्यू बाई टू सरफेस में आएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की दो सरफेस, एक आउटर एक इनर, तो इनर सरफेस में क्या आएगा माइनस क्यू बाई, तो कह रहा है चार्ज एनक्लोज जीरो हो जाता है, और उसको आप मैथमेटिकली प्रूव भी करते हो, हमेशा दिखाते हो, हमेशा ये क्यू बाई टू है तो यहां पे क्या माइनस क्यू बाई टू और ऊपर क्या है प्लस क्यू बाई, वो आप दिखाते हो। यहां पे तो डायरेक्ट बोल दिया ई जीरो, आपने ऊपर प्रूव कर दिया, बोला चार्ज एनक्लोज क्या होगा जीरो, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज एनक्लोज जीरो, चार्ज नहीं होगा, मतलब उसे सरफेस में आना होगा, उसे दिखाने के लिए आप इस मेथड का सहारा लोगे बार 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 हर बार। नेक्स्ट, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, हमेशा कंडक्टर के सरफेस में चार्ज आएगा कंडक्टर के। अब वही वाली बात हो गई, मैं इससे मोटा मोटा आपको बता रहा हूं, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं तो मुझे अगला टॉपिक पढ़ना है यार आज, ये वाला टॉपिक तो बहुत ही। वो कह रहा है यार मान लो आपने यहां पे चार्ज ले लिया, आपने का कंडक्टर ले लिया, कह रहा आपने तो प्रूव कर दिया चार्ज एनक्लोज जीरो है, चार्ज एनक्लोज, अगर चार्ज अंदर जीरो है, अगर चार्ज डाल रहे हो तो वो कहां जाएगा सरफेस में, क्वेश्चन ही करके बैठे होगे। वो कह रहा है चार्ज अगर अंदर जीरो है और आप अंदर चार्ज डाल रहे हो तो उसको जाना पड़ेगा हमेशा सरफेस, इसी बात को वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगा। कंसिडर अ कंडक्टर and let it be given an excess charge q, imagine a Gaussian surface, आपने Gaussian surface बनाया which lies just inside and near to the surface of conductor, यहां पे बना दिया बिल्कुल क्लोज, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है,
तो हर जगह जीरो होगी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और गॉस लॉ, द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस भी जीरो होगा, अंदर चार्ज भी क्या होगा, जीरो। अगर आप चार्ज डाल रहे हो गॉसियन सरफेस के अंदर तो उसको कहां जाना पड़ेगा, सरफेस, देन इट मस्ट लाई ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये पॉइंट पूरा का पूरा थियरी में ही बोला है जो हम बोले। तो फोर्थ फैक्ट भी हो गया। फोर्थ, थर्ड, थर्ड है फोर्थ है, फोर्थ। तो फोर्थ, तो सारे के सारे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज एनक्लोज क्या है, चार्ज हमेशा कहां रिसाइड करते हैं सर, तीन ही हुए हैं क्या, और क्या हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल, नॉर्मल। अब ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है। आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब ई होता है माइनस डीवी बाई डी आर। ई जीरो होने का मतलब है डीवी इज इक्वल टू जीरो। और जब आप इंटीग्रेशन करते हो, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डीएक्स का इंटीग्रेशन सारे बोलिए क्या होता है, एक्स, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी। लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है, क्या आता है, जीरो का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट देता है हमेशा। तो वो कंक्लूड ये करना चाहता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल रहता है, क्या रहता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है मैथमेटिक्स। मतलब यहां 5 वोल्ट है, यहां भी 5 वोल्ट है, यहां भी 5 वोल्ट है, सरफेस में भी 5 वोल्ट है। तो आपसे एक ऐसी जगह पूछे कि भी बताओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, वो है कंडक्टर के अंदर। वहां अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, और सरफेस पे भी सेम रहेगा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत जगह यूज होगा। पोटेंशियल एक तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया कंडक्टर के अंदर, क्या हो गया, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑटोमेटिकली है, नेचुरल। नेक्स्ट, अब आज का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ये वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। वैसे बस इस पार्ट को मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, किसी भी सरफेस, कोई भी शेप हो सरफेस का, किसी भी तरह का शेप ऑफ कंडक्टर हो, उसके सरफेस पे, उसके सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, जैसे कि शेल के सरफेस में हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जिन्होंने भी डेरिवेशन करी है, मैं इतने दिनों से पूछ रहा हूं, वो कनेक्ट करें। देखो कनेक्ट सबसे ज्यादा वो कर रहा होता है जिसे सारे फैक्ट्स पहले के पता है। अब जिसे पता है कि शेल के सरफेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी सिग्मा बाय, वो शेल था, लेकिन यहां ये कह रहा है कैसा भी शेप हो कंडक्टर, शेल हो, स्फेयर हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, 3D ऑब्जेक्ट हो, नॉट रेक्टेंगल, क्यूबॉइड हो, उसके सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो। किसी भी तरह का सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय। चलिए, इस वाले पार्ट को भी गॉस से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा। अभी आज का जो टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वही है, जिसमें आप किसी कंडक्टर के अंदर कंडक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो आप होलो कंडक्टर के अंदर डाल दोगे। किस पर डाल दोगे, क्योंकि होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। एक बार रीड कर दे यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आ जाता है। हम्म, It can be achieved by protecting or enclosing the sensitive instruments inside a hollow cylinder, inside a hollow conductor. First, electric field is zero inside a conductor. The absence of electric field inside the conductor means that no electric field, no electric force acts inside it. Thus, the inner side of the hollow conductor remains unaffected by the external field. In other words, the appliances or instruments inside the hollow of what's the conductor? क्या है, क्या Hollow कंडक्टर, field remains shielded from the external field. It is शील्डेड मतलब प्रोटेक्ट है, बाहर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आ सकती कंडक्टर के अंदर कभी भी। उसका रीजन पहले ही दे दिया, पढ़ी।
during lightning and thunder, rather to stand under a tree or an open ground. आइए नेक्स्ट टॉपिक। ये तो फैक्ट्स है, इसमें कुछ इतना बड़ा कुछ अच्छे पॉइंट्स है, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मेन चीज आज जो पढ़ना है वो ये देखो, किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है सारे इधर, तो उसको हम कहां प्लेस करेंगे? कंडक्टर के अंदर। अब सोचने वाली बात है कि ठीक है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना ही है तो अंदर रख दिया। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है, लेकिन पीछे से 10 आ रही है, हिंदी में पीछे से 10 आ रही है, लेकिन आपकी जरूरत 5 है, तो आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए होगी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को 10 का क्या कर दे? 5। अब कंडक्टर आप रख नहीं सकते, क्योंकि कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है? तो यहां से आपका नया टॉपिक शुरू होता है, डाइलेक्ट्रिक्स। क्या शुरू होता है? डाइलेक्ट्रिक ये काम कर देता है आपके लिए, आपके पर्पसफुल तरीके से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है। आपका पीछे से 10 आ रही है, 5 करनी है 5 कर देगा, 7 करनी है 7 कर देगा। तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेवलप होगा अब डायलेक्ट्रिक। तो डायलेक्ट्रिक का कंसेप्ट इस हिसाब से आता है, किसी को कुछ इसके बारे में लिखना लिख सकता है। डायलेक्ट्रिक ही हमारा अगला पार्ट। तो इन्होंने जो शुरुआत करी है वो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से कर दी है शुरुआत, यही डाइलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक है, जो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस इंसुलेटर। आगे टॉपिक 2 बने हुए हैं, लेकिन दोनों टॉपिक सेम ही बात को बोलेंगे। ये जो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, इसको ही आप डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? और डाइलेक्ट्रिक 2 तरह के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर और नॉन पोलर शब्द आपने केमिस्ट्री में सुने भी होंगे शायद, वही पोलर नॉन पोलर है। पहली जरूरी बात, वही पोलर है और वही नॉन पोलर है। हम्म। तो डाइलेक्ट्रिक आपसे बोले क्या है? दीज आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। क्या है? कंडक्ट तो नहीं कर सकते। कंडक्टर्स कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब 2 तरह के डाइलेक्ट्रिक में, एक है पोलर एक है नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता। कोइंसाइड। अब मान लीजिए ये है आपका पोलर, अगर आप पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हो, फिगर से ही समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा। मान लीजिए माइनस प्लस, प्लस माइनस इस तरीके से दिया हुआ, फिर यहां पे दिया हुआ है माइनस प्लस और यहां पे दिया है प्लस माइनस। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल में, पोलर हम पढ़ रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर अगर एग्जांपल लेते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर मान लीजिए एग्जांपल हमने लिया है HCl, HCl H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर, अमोनिया, जो भी लिखा हुआ है इन्होंने, तो ये इन्होंने पोलर मॉलिक्यूल्स ले लिए। इनमें सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता। अब सेंटर कोइंसाइड ना करने का मतलब क्या है? ठीक है, सेंटर कोइंसाइड नहीं करता तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होता है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। इनका डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव पॉजिटिव। तो सेंटर कोइंसाइड ना होने का मतलब है कि इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ दूरी है। पी क्या होता है? क्यू इंटू टू है। अब ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। कुछ लोग पी नहीं बता पाए, पी देखो अभी भी यूज हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर की बहुत सारी चीजें सेकंड में भी यूज हो रही है, थर्ड से जाके चीजें बदल जाती।
लेकिन आज भी कह रहा हूं, 1.5 महीने पहले भी बोला था, फर्स्ट सेकंड चैप्टर जिन जिन बच्चों के बनते हैं उनको कॉन्फिडेंस पीक पे जाता है फिजिक्स को लेके, और जिनके नहीं बनते वो कोई भी स्कूल, कोई भी कोचिंग, कोई भी ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस गिर जाता है सब्जेक्ट। अभी भी यू हैव टाइम, जैसे फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल हो रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो किसी ने मांगा, मैंने वीडियो दे दिया, जो बेस्ट हो पा रहा है। आप में से कुछ लोग ने लेट ज्वाइन करा, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। किसी ने वीडियो मांगा, ले भाई वीडियो ले ले। किसी ने बोला डाउट ले लो, डाउट ले ले। लेकिन पहले 2 चैप्टर कितना भी समझ लो, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि आप फिजिक्स में करने क्या वाले हो 12th। क्योंकि वहां से कॉन्फिडेंस गेन होता है या बिल्कुल थोड़ा डाउन भी हो जाता है, क्योंकि बच्चा ये लगने लगता है उसे कि आप फिजिक्स समझ ही नहीं आ रही। पहले 2 चैप्टर के बाद चीजें बहुत नेगेटिव साइड पे जाती है, जो कि आपको अभी मिड टर्म PA1 पे भी रिजल्ट गिरेगा। PA1 पे भी, क्योंकि ब्रांच बिल्कुल अलग है। अब भाई 12वीं में तो कई जगह क्लासेस ही ढूंढ रहा होता है बच्चा, 11वीं से 12वीं में आता है, वो नई क्लासेस की तरफ, बहुत सारे ट्रांजिशन फेज चल रहे हो। वो भी सोच रहा होता है कोई अच्छा मिल जाए, नहीं मिलता, फिर वो कुछ और ट्राई करता है, कहीं और कोचिंग लेगा, ट्यूश बहुत गड़बड़ पे फंसता है। सच में कह रहा हूं, उस दौरान 1-2 चैप्टर हो चुके होते हैं और वहां वो फंस जाते हो आप। तो आप पॉइंट को पकड़ना कि पहले 2 चैप्टर जितना स्ट्रॉन्ग करोगे, और जब तुम्हारा पहला PA1 होगा, PA1 अच्छा होगा। अभी अभी हर टीचर, कोई भी स्कूल है, चाहे भारती स्कूल है, ईस्ट पॉइंट है, रायन है, सेंट मेरीज है, सारे स्कूल के टीचर्स आर वेरी अवेयर। अब उनको भी पता है कि पेपर अच्छा लेवल पे बनाना ही पड़ेगा, सिंपल हल्का सा नहीं बना सकते, बोर्ड हल्का बना नहीं रहा है पेपर। अभी क्या होता था, अभी यार सो बच्चों इतने साल से पढ़ा हूं, पहले क्या होता था, बहुत स्कूल में किसी भी एक स्कूल का या किसी भी एक टीचर का कभी नाम नहीं, वो थियोरी दे देता था पेपर में, थियोरी आती ही नहीं थी बोर्ड्स में। अभी टीचर को भी पता है मैं एक्सपोज हो रहा हूं, मेरा मेरा गड़बड़ हो रहा है मेरा मामला, क्योंकि मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं, बच्चों को दिख रहा है। तो अभी PA1 भी होगा, वो भी धांसू होगा इस बार। जैसे आप लोग बता रहे हो कुछ लोग कि ये वाला क्वेश्चन कराया, ये वाला कराया, इट मींस स्कूल में कुछ क्वेश्चन वोश्चन तो बच मच रहा है, यानी कि देगा टीचर इस बार। जो जो आप इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत शेयर कर रहे हो, जितना मुझे समझ में आ रहा है, बाकी डीप में नहीं जाना मुझे, लेकिन पेपर मिड PA1 पे आप देखोगे कि 20 नंबर पे 10-12 नंबर लाने वाले ही बहुत कम लोग हो जाएंगे। जो नया क्वेश्चन आएगा, जिन्होंने समझा है वो इंप्लीमेंट करेगा। तो पहले 2 चैप्टर, ये ज्ञान नहीं दे रहा हूं, बहुत जरूरी है कि ये पहले 2 चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस बढ़े, डेरिवेशंस को लेके, टॉपिक्स को लेके। मैंने एनसीईआरटी करा दी, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, एग्जाम्पल करा दिया, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, थ्योरी 2 बार करा दी, 2 बार टेस्ट हो चुके हैं आपके, अभी 2 टेस्ट और होंगे इन्हीं 2 चैप्टर के मिला के, आपके PA1 से पहले हो जाएंगे। आपसे ज्यादा प्रिपरेशन किसी ने नहीं करी, सबसे बड़ा सच, मार्क्स आए ना आए। लेकिन आप अपने बगल से, अपने दोस्त से कान में पूछना, आपने कितने टेस्ट दे दिए, किसी से भी, आपका कितना चैप्टर हो, आपकी क्लास में कितने न्यूमेरिकल हुए, और आप अपनी कॉपी देख लेना, उनसे ज्यादा ही हुए होंगे आपके। नहीं, देख लेना आप। हमने असाइनमेंट भी कर लिया, ये भी कर लिया, और सारे क्वेश्चन में हमने लंबा डिस्कशन किया। हम एक एक क्वेश्चन में 20-20 मिनट लेते हैं, 2 मिनट में नहीं, हो गया हो गया हो गया, चलो भाई। कम्युनिकेट होता है, कभी कभी आर्गुमेंट होता है, कभी कभी कुछ डांट पड़ती है, चलता रहता है, क्लास के अंदर माहौल रहता है, मैं आपको सच बता। तो जितने लोग हैं, पॉइंट को समझिए, बिट PA1 में स्कोर करना ही है। दैट शोज योर कैरेक्टर कि आप पढ़ रहे हो, अभी आप आ गए हो, इन इन द गेम हो, अभी आप स्कूल के अंदर, टेस्ट के अंदर, आप अपने गेम में हो। अगर नहीं हुआ तो मतलब गए, आप आउट ऑफ द बॉक्स जा चुके हो, जितने लोग बैठे। तो पॉइंट को समझ लीजिए, और छुट्टी तो एक एक छुट्टी भारी पड़ेगी आप छुट्टी करिए, आज जो छुट्टी कर गए, आज के जो क्वेश्चंस गए गए। आप छुट्टी करिए, थोड़े सरदर्द के लिए छुट्टी, शादी में जाना छुट्टी, कुछ नहीं होगा भाई, करते रहिए आप। ये 12वीं है, यहाँ फिजिक्स में थोड़ा तो लगेगा भाई। आइए, तो यहाँ पे PQ×2A है, सेंटर कॉन्साइड नहीं हो रहा। सेंटर कॉन्साइड नहीं होने का मतलब होता है कि इनके बीच में कोई दूरी है, और दूरी है इसका मतलब इनका इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट, क्योंकि सेंटर कॉन्साइड नहीं हो रहे। अब होता है क्या है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो होता है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट पूरे सिस्टम का 0 होता है, पूरे सिस्टम का। इसका है, इसका भी है, इसका भी, इसका, लेकिन ये इसको कैंसिल कर दे रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसकी। तो पूरे सिस्टम के, पूरे मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, इंडिविजुअल रहेगा। और ये जो कहानी दे रहा है, अभी हम पोलर मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल में HCl आता है, H2O आता है, अमोनिया आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा कभी कभी तो सीधा पूछ लेता है कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलर है नॉन पोलर, टिक करने को भी आता है। सारा पेपर डिफिकल्ट नहीं आता भाई,
ये अब इसमें इंडिविजुअल डाइपोल नेटवर्क, अब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर है, अब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा देखिए। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देने का मतलब क्या है, देने का मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेंगे, पुरानी वाली कहानी। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आप ऐसे दे रहे हो, सारी देर देखेंगे राइट साइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप दे रहे हो, अगर आपने राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज है वो अपोजिट जाएंगे, क्या जाएंगे, वो इस तरफ जाएंगे और पॉजिटिव इस तरफ जाएगा। सेम यही होगा, नेगेटिव इस तरफ आने की कोशिश करेगा मॉलिक्यूल के अंदर और अच्छा ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे, ये फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये फ्री हो गए तो दे बिकम अ कंडक्टर, स्ट्रेच होगा, क्या होगा, मॉलिक्यूल खिंच रहा होगा लेकिन टूट नहीं सकता। अगर टूट गया इट बिकम्स फ्री तो देन इट बिकम्स अ कंडक्टर, वो उसका नेचर ही नहीं। और डाइलेक्ट्रिक का पर्पस मत भूलना, डाइलेक्ट्रिक आप वहां पे लगाओगे जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कम करनी है, मेन इंटेंट क्लियर। कंडक्टर क्यों नहीं लगाओगे, कंडक्टर जीरो कर देता है भाई, कंडक्टर नहीं लगा सकते। तो आपने लगाया, आपने ये नेगेटिव खींचा इस तरफ जाया क्योंकि उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया, सेम वही पुरानी पिछले टॉपिक ऑफ एफ इजिकल टू क्यू। अब ये नेगेटिव इस तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव इस तरफ जा रहा है, इन्होंने अपना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लिया, तो इसका भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, सेम थियरी है कंडक्टर वाली। लेकिन यहां पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, उनका मैग्नीट्यूड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है थोड़ा ज्यादा है, इंड्यूस आएगा कम आएगा। तो मान लो इधर से 10 आ रहा है, इधर से 7 आया, तो बचा कितना, 3, तो 3 रह जाएगा जहां डाइलेक्ट्रिक है वहां, इधर से 10 आ रहा है, 3 रह जाएगा जहां पे डाइलेक्ट्रिक है, आगे फिर 10 हो जाएगा, जहां जहां डाइलेक्ट्रिक है वहां कितना हो जाएगा, 3। तो दैट इज द पर्पस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बहुत प्यारा क्वेश्चन आ सकता है, कंडक्टर यूज क्यों नहीं कर रहे हो, जो मैं कर चुका हूं, डाइलेक्ट्रिक क्यों यूज कर रहे हो, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में, असर्शन रीजन में, तो आपके पास आंसर है। हाँ जी, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब पोलर सब्सटेंस को एक बार रीड कर दे, साहब जल्दी जल्दी रीड करे। coincide with the center of mass of negative charges when no external field is applied called polar force. तो जो जब यहाँ पे क्या है, पोलर और नॉन पोलर को मॉलिक्यूल बोलो या डाइलेक्ट्रिक बोलो, दोनों बात सेम है। डाइलेक्ट्रिक की फील्ड जरूर लिख देना, डाइलेक्ट्रिक क्यों लगाया जाता है, डाइलेक्ट्रिक वहां लगाया जाता है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दो, दैट इज द पर्पस, ये लिख लेना चाहिए था हिंदी में। और आप डाइलेक्ट्रिक की बात इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर रहे हो और इन द प्रेजेंस, दोनों दोनों तरफ बात करेंगे, ठीक है। एब्सेंस पे भी पता लगा है, हाँ जी आगे पढ़िए। हाँ हाँ, शेप जो फिगर आप देखोगे अभी थोड़ी देर बाद हम फिगर देखेंगे तो कुछ सिमेट्रिकल फिगर नहीं दिखेगी, आगे देख लेंगे। यहां पे देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट रहेगा, सबका अपना अपना डाइपोल, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। यहां पे सिमेट्री नहीं आएगी, नेगेटिव इस तरफ जाएंगे, नेगेटिव देखिए सारे लेफ्ट साइड जा रहे, से यस और नो, पॉजिटिव सारे क्या जा रहे, लेकिन ऐसा अलाइनमेंट ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल सेम सेम नहीं, ये सेम सेम नेचर नहीं रखा, ये पकड़ी, मतलब ऐसा नहीं हुआ, ऐसे नहीं लग रही। सिमेट्रिकल शेप मतलब एकदम एक के साथ, एक के पीछे एक के पीछे एक नहीं लगे, थोड़ा सा नेचर अलग है। तो थोड़ा सा पोलर मॉलिक्यूल में इस तरह से ओरिएंटेशन डेवलप हो रहा है, एग्जैक्ट सिमेट्री नहीं मिल रही, एग्जैक्ट सिमेट्री बाय नेचर, वो मॉलिक्यूल का नेचर है, उसके पीछे की मैकेनिज्म होगी जो केमिस्ट्री पे होगी, उतना ही बस हमें इतना जानना है कि यहां पे इसका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, लेकिन सिमेट्रिकल शेप नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ऐसा फिगर आए, केस स्टडी क्वेश्चन आए, बोले कौन सा है मॉलिक्यूल, भाई बता दो पोलर है या नॉन पोलर, तो ये तो पोलर है। आप थोड़ी देर में जब नॉन पोलर देखेंगे तो नॉन पोलर में सिमेट्रिकल शेप दिखेगी, क्या दिखेगी, एक के पीछे एक। तो ये फिगर प्रोजेक्ट करके आएगा क्वेश्चन में, बता दो आप पोलर है या नॉन पोलर, ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िए, हाँ Molecule has found dipole P of its own in the absence of external field also. ये बात मैं बता चुका हूं कि उनका इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल होता है क्योंकि उनके बीच में दूरी है, उनका सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो इंडिविजुअल क्यों होता है, क्योंकि उनका सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ देरी होती है, 2 वे डिस्टेंस होता है। The absence of field would
the molecules in the non-conducting substance are randomly oriented and form a closed chain and their net dipole moment is zero. इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो। ओवरऑल वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इंडिविजुअल नहीं होता। Non-conducting substance. In other words, the dipole moment of a polar substance is the absence of external electric field is zero. हाँ, टोटल डाइपोल मोमेंट या नेट डाइपोल मोमेंट तो जीरो, इंडिविजुअल रहता है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल रहता है, टोटल नहीं रहता है। फिगर नीचे देख लिया है? हाँ जी। Each dipole experiences a ये पॉइंट मिस हो गया मुझसे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डाइपोल है वो पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये डाइपोल है, नेगेटिव और पॉजिटिव और डिस्टेंस है। तो आपको पता है जब भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क। तो ये घूम के अपनी डायरेक्शन डेवलप करे, घूमेगा एक बार। तो इसलिए आपने टॉर्क वाला कंसेप्ट पहले पढ़ लिया था। अब पकड़ोगे, कुछ लोग, जो लोग पूरा पढ़े हो तो पकड़ोगे। applied field giving surface layer of positive. तो टॉक लगने के बाद सारे नेगेटिव एक तरफ हो गए और सारे पॉजिटिव क्या हो गए? एक तरफ। ऐसा कुछ कह रहा है। A final net dipole moment in the presence of electric. तो अब इसके पास डाइपोल मोमेंट आ चुका है। यहां पे इंडिविजुअल, अगर मैं इसको बहुत सिंपल शब्दों में लिखूं, यहां पे इंडिविजुअल जीरो नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, मगर नेट डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो। यहां पे नेट डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे डाइपोल है क्योंकि इसलिए, और इसी वजह से तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है जो इस तरफ आएगी, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड। हम्म Aligning of the existing dipole moment of the polymer. It does not create any additional dipole moment. Hence, their importance in capacitors is the बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका अगला टॉपिक कैपेसिटर है, अगली क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हाफ चैप्टर ओवर हो जाएगा 60%, और अगली क्लास में कैपेसिटर पहली बार इंट्रोड्यूस होगा। तो ये कहता है कि ये जो हम पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, इनका ये कैपेसिटर ब्रांच पे बहुत कम यूज होता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा डाइपोल मोमेंट नहीं बना पाता। इसका नेचर ऐसा होता है कि ये डाइपोल मोमेंट तो डेवलप करेगा, ये डाइपोल मोमेंट डेवलप करता है यहां पे, लेकिन और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, जिस जगह पे भी रहेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा, पर्पस करेगा। लेकिन बहुत एक और मॉलिक्यूल है जो इससे ज्यादा बेटर करेगा, वो है नॉन पोलर। तो कैपेसिटर के केस में आप इसको प्रिफर नहीं करोगे, आप किसे प्रिफर करोगे? नॉन, क्योंकि वो इन शॉर्ट कहने का मतलब है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरेटिवली यहां से क्या डेवलप करेगा? ज्यादा। बाय नेचर उसका ऐसा है कि उसके अंदर स्ट्रेचिंग ज्यादा हो, उसके अंदर क्या होगी? डिस्टेंस बढ़ जाए। तो ऐसा कुछ कह के बता भी रहा है आपको बहुत अच्छे से कि भाई यहां पे इलेक्ट्रिक कैपेसिटर में लीस्ट यूज होगा। नेक्स्ट टॉपिक नॉन पोलर। पढ़ी पढ़ी पढ़ी, आज का दिन थियरी का ही। हाँ charges. हाँ, यहाँ पे आपका सेंटर कॉन्साइड कर रहा है नॉन पोलर में, और इसमें N2O2 S2 CO2 एग्जाम्पल रखना। और यहां पे तो बड़ा सिंपल है कि यार यहां पे इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जीरो है, सेंटर कॉन्साइड कर रहा है, वहां पे इंडिविजुअल जीरो नहीं था, यहां पे इंडिविजुअल क्या है? जीरो। यहां पे इंडिविजुअल जीरो है, नेट भी जीरो। यहां पे सिमेट्री इतनी जबरदस्त आती है, तो इसकी वजह से जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है? वो बहुत ज्यादा डेवलप होता है कंपैरेटिवली टू पोलर। यहां ज्यादा डेवलप होता है, मतलब आप ज्यादा काम, ज्यादा ज्यादा पोजीशन मिल सकती है। तो आप प्रेफरेबली क्या यूज करते हो? नॉन पोलर। नॉन पोलर आप यूज करते हो प्रेफर। हाँ, अपने आप का तो होता नहीं, वहां पे होता है। पूरी पूरी कहानी वही है, पूरी वही है। कहानी कंडक्टर वाली है। कहानी क्या है? लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन टूट के फ्री हो जाता है, ये टूटेगा नहीं, नहीं तो ये कंडक्टर नहीं हो जाएगा। पूरी कहानी वही, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव उधर डेवलप होगा, उसकी वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक, कहानी नहीं बदलेगी। बस आपको डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर आज समझ में आ जाना चाहिए कि कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर सकता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं।
उसका नेचर है वो नॉन कंडक्टिंग है, डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। बस आज का दिन इसी 2 पॉइंट पे था, आज समझ में आ गया हम। Applied a negative charge experiences a force F is equals to minus QE in a direction opposite to that of light field.